हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चल रही हैं उसमें आज आपकी सीडीपी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम सीडीपी के एक अन्य मॉक टेस्ट को देखेंगे। तो चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये क्लास सभी बच्चों तक, आपके दोस्तों तक पहुँच सके। चलिए फिर इसमें देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि पियाजे ने अधिगम प्रक्रिया में किसे महत्व दिया, बताइए। सीखने की तत्परता, नकारात्मक पुनर्बलन, प्रतियोगिता भावना या फिर कार्यात्मक स्थिरता। कार्यात्मक स्थिरता क्या होती है कि अगर आप किसी तरीके से एक कार्य कर लिए, आपको वह तरीके से, आपके उस तरीके से वह कार्य सफल हो गया, तो आप जितने भी काम करेंगे उसी तरीकों को यूज करेंगे, उसी तरीके का यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा ना। प्रतियोगी भावना, प्रतिस्पर्धा हमें कभी नहीं करवाना है, निगेटिव वर्ड है, ध्यान रखिएगा ये निगेटिव वर्ड है। नकारात्मक पुनर्बलन भी निगेटिव वर्ड है और पियाजे ने इसकी बात कभी नहीं की है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सीखने के लिए तत्परता। बच्चा सीखने के लिए जितना ज़्यादा तत्पर रहेगा, पियाजे के अनुसार अधिगम में उतना ही महत्वपूर्ण उस बच्चे के लिए वह चीज़ हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक व निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है, बताइए। निगमनात्मक सोच विकसित कब होती है, बताइए। एक सोच होती है आगमनात्मक सोच, जिसमें क्या होता है, उदाहरण के ऊपर तर्क किया जाता है। ये कब आती है, मैंने पढ़ा है 3-4 दिन पहले, थर्ड स्टेज में आती है। ये कब आती है, थर्ड स्टेज में आती है। लेकिन नियमों के ऊपर तर्क बच्चा कब करता है, लास्ट स्टेज पर करता है ना, पियाजे के अनुसार। तो लास्ट स्टेज का नाम क्या है, क्या मूर्त संक्रियात्मक है, नहीं, यह थर्ड स्टेज है। इसमें क्या होता है, आगमनात्मक चिंतन आता है, आगमनात्मक थिंकिंग आती है। औपचारिक संक्रियात्मक जो कि चौथा स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशन, इसमें क्या होता है, निगमनात्मक सोच आती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा समाजीकरण के द्वितीयक कारक है, बताइए। समाजीकरण के द्वितीयक कारक बताना है। विद्यालय है, बिल्कुल, किताबें भी है, मीडिया भी है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हो ही जाएगा। माता पिता, बताइए द्वितीय कारक है कि प्राथमिक है, ये कौन से है, ये प्राइमरी कारक है ना, तो ये गलत हो जाएंगे। तो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इसमें हो जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में है दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस ओर बढ़ता है, बताइए। अधोगामी सिद्धांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है, बताइए। एक सिरपदमुखी होता है, एक अधोगामी होता है। सिरपदमुखी क्या होता है, सिर से पैर की ओर होता है, जो ये हो जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा ना, क्योंकि ये क्या है, सिर से पैर की ओर, मतलब सिरपदमुखी हो जाएगा। जटिल से सरल नहीं है। आगे है, केंद्र से बाह की ओर हो सकता है या फिर सामान से विशिष्ट की ओर। सामान से विशिष्ट की ओर भी नहीं होगा। केंद्र से बाह की ओर को क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। और सिर से पैर की ओर क्या कहते हैं, सिरपदमुखी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। केंद्र से बाहर की ओर क्या कहते हैं, अधोगामी कहते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थूलगामक कौशल का उदाहरण, बताइए। स्थूलगामक कौशल मतलब ग्रॉस मोटर स्किल। इसमें क्या होता है, मसल्स का ज़्यादा यूज होता है। तो चित्र बनाने में मसल्स का ज़्यादा यूज होगा, नहीं। सुई पकड़ने में होगा, नहीं, इसमें भी नहीं होगा। आगे देखते हैं, तेज चलने में होगा या फिर धागे मोती पिरोना। धागे मोती पिरोना भी क्या है, फाइन मोटर स्किल्स का यूज है, सूक्ष्म गति कौशल का यूज है। तेज चलने में क्या होगा, मसल्स का ज़्यादा यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अहमद मनोउपचारक या परामर्शदाता काउंसलर बनना चाहता है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार उनकी अध्यापिका को उसकी किस बुद्धि के संवर्धन के अवसर देना चाहिए, बताइए। अहमद क्या बनना चाहता है, काउंसलर बनना चाहता है। काउंसलर में क्या होगा, स्थानिक बुद्धि का यूज होगा, नहीं। स्थानिक बुद्धि का यूज किस में होता है, जिसमें डिस्टेंस आदि जैसी चीज़ों का यूज हो, उसमें स्थानिक कौशल का यूज होता है। प्राकृतिक में भी नहीं होगा। संगीत के लिए थोड़ी ना सीख रहा है, संगीतात्मक में संगीत होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसमें आंसर, अंतर्वैयक्तिक, मतलब काउंसलर अगर आपको बनना है तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का विकास आपको करना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है कि प्रगतिशील शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है, बताइए। केंद्र में कौन होता है, जॉन डीवी ने इसका प्रतिपादन किया था प्रगतिशील शिक्षा का, और उसने केंद्र में किसे रखा था, जॉन डीवी ने, उसने विद्यार्थी को केंद्र में रखा था। तो प्रगतिशील शिक्षा में केंद्र में कौन होता है, विद्यार्थी होता है। निष्क्रिय कक्षा में कौन हो जाता है, केंद्र में अध्यापक हो जाएगा। निष्क्रिय कक्षा अगर पूछे जाएगा तो अध्यापक केंद्र में होता है, लेकिन प्रगतिशील कक्षा में कौन होता है, विद्यार्थी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है कि विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए वाइगोत्स्की ने किसके कार्यान्वयन की अनुशंसा की है, बताइए। वाइगोत्स्की ने किस चीज़ के क्रिया करने की अनुशंसा की है, सामाजिक पृथक्करण की, नहीं। पृथक्करण का मतलब क्या होता है, अलगाव करने की बात तो नहीं की है, समाज की बात की है, लेकिन समाज से जुड़ने की बात की है, ना कि अलगाव होने की। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है कि सांस्कृतिक उपकरण के प्रयोग की हो सकता है। ऑप्शन बी
सॉरी ऑप्शन बी 2 बार हो गया है, तो ऑप्शन बी यहाँ है। ऑप्शन बी सांस्कृतिक उपकरण के प्रयोग। ऑप्शन सी कंठस्थीकरण निगेटिव है, कंठस्थीकरण की तो कोई बात नहीं करेगा। ऑप्शन डी निष्क्रिय अनुकरण, ये भी निगेटिव है, इसकी बात किसने नहीं की है। तो वाइगोत्स्की ने किसकी बात की है, सांस्कृतिक उपकरण के प्रयोग, कल्चरल टूल्स की बात किसने की है, ध्यान रखिएगा, कल्चरल टूल्स की बात किसने की है, लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में की है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश ने देखा कि उसके विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल ढूंढने में जूझ रहे हैं, मतलब हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं, कठिनाई हो रही है। विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए रमेश को क्या करना चाहिए, तो बताइए। उस अध्यापक को विद्यार्थियों को सहयोग देना है तो क्या करना चाहिए। उन्हें पुस्तक से उत्तर नकल करने देना चाहिए, गलत है, नकल करने के लिए हमें कभी नहीं सिखाना है। ऑप्शन ए निगेटिव हो जाएगा। ऑप्शन बी है उस प्रदत्त कार्य को छोड़कर अगले कार्य को करने के लिए कहना, बताइए। उस कार्य को छोड़ दे, अगर किसी भी कार्य में समस्या हो रही है तो उस कार्य को छोड़ देंगे तो बताइए ये हल होगा, ये भी गलत बात है, ये क्या है, निगेटिव वर्ड हो जाएगा। सी है ऑप्शन, प्रश्न से संबंधित संकेत देके, या फिर डी इधर दिया गया है कि अस्पष्ट निर्देश द्वारा प्रश्न को जटिल और जटिल बनाना है। पहले से ही बच्चों को कठिनाई हो रही है और जटिल बना देंगे तो वो हल कर लेगा, नहीं, डी भी गलत हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, प्रश्न से संबंधित संकेत देना, जिसे पाड़ देना भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहते हैं, पाड़ देना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अमरजीत नियमों को स्थिर मानती है और इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए, चाहे उनकी व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की क्या ही ना हो। तो अमरजीत क्या मानता है, यह मानती है नियमों को स्थिर मानती है और किस बात की अनुशंसा करती है कि नियमों को सभी को मानना चाहिए, चाहे वह किस भी हालत में हो, किसी भी हालात में हो। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार अमरजीत इस समय किस अवस्था में, बताइए। ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन है आज्ञाकारिता और दंड उन्मुखी, बताइए। वह हर हालत में मानने की बात कर रहा है तो ये वाला तो नहीं हो जाएगा। यंत्रीय उद्देश्य उन्मुखी, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। गुड बॉय गुड गर्ल, वह अच्छा बनने के लिए ऐसा बोल रहा है, नहीं, ये भी नहीं हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, कानून और व्यवस्था उन्मुखी, और यही सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देख लेते हैं कोहलबर्ग की जो स्टेज दी गई है, 6 स्टेज है, उसको देखते हैं। पहली स्टेज होती है अवॉइडिंग पनिशमेंट, मतलब इसमें क्या होता है कि बच्चा दंड से बचने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को मानता है, नैतिक विकास, नैतिकता करता है। उसके बाद आता है सेल्फ इंटरेस्ट, उसके बाद अच्छा बनने के लिए करता है, गुड बॉय गुड गर्ल के लिए करता है, अच्छा बनने के लिए करता है। सेल्फ इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे का तैसा भी इसे कहते हैं, मतलब जैसा आप करोगे नैतिक, अगर आपकी नैतिकता अच्छी होगी तो वह बच्चा भी नैतिकता अच्छी दिखाएगा। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी आती है। इसमें क्या होता है कि बच्चा वही चौथी स्टेज जो अभी बताया, वही चौथी स्टेज है कि हर हाल में मानता है। उसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट आता है, उसके बाद क्या आता है, प्रिंसिपल आता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के क्रिटिकल थिंकिंग को समुन्नत करेगा, बताइए। समालोचनात्मक चिंतन का विकास करेगा, बताइए कौन सा क्वेश्चन होगा। श्रीलंका का राजधानी, बताइए। ये तो बंद मुक्त वाले प्रश्न है ना, ये क्लोज एंडेड है। क्लोज एंडेड जो प्रश्न होते हैं वो कभी समालोचनात्मक चिंतन का विकास नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। जो क्लोज एंडेड प्रश्न होते हैं वो कभी भी समालोचनात्मक चिंतन का विकास नहीं करेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। भारत में अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है, ये भी इसका भी एक आंसर है, क्लोज एंडेड है, ये भी नहीं हो जाएगा। एशिया में सबसे बड़ा शहर, ये भी क्लोज एंडेड है, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन जो चौथा प्रश्न है कि आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे, इसमें हर बच्चे अलग अलग प्रकार से उत्तर दे सकते हैं और देंगे। यही क्या है, ओपन एंडेड प्रश्न है, और इसी प्रकार के प्रश्न जो होते हैं वह क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि रचनात्मक आकलन कब किया जाता है, बताइए। फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है, जो मोस्ट पॉजिटिव वर्ड है, असेसमेंट जो टॉपिक है उसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट। उसमें क्या होता है, सत्र के आरंभ में होता है, नहीं, केवल तो निगेटिव वर्ड है, और ये मोस्ट पॉजिटिव है तो ये निगेटिव तो आएगा नहीं। सभी विद्यार्थी के लिए पूरे सत्र के दौरान हो सकता है। ऑप्शन सी केवल सत्र के अंत में, ये गलत है। ये कौन सा हो जाएगा, समेटेटिव असेसमेंट होता है ना, ये क्या है, योगात्मक मूल्यांकन होता है, ये भी गलत है। केवल उन विद्यार्थी की निगेटिव हो जाएगा, ये भी केवल शब्द लग गया, ये भी निगेटिव। क्या हो जाएगा इसमें, सभी विद्यार्थी के लिए सत्र भर लगातार चलता रहता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वह लगातार चलता रहता है, कठिनाइयों को आपको ढूंढता रहता है ताकि बच्चों की कठिनाई को दूर लगातार किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि विविध पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों वाली कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए, बताइए। विविध पृष्ठभूमि से बच्चे आ रहे हैं, सबकी पृष्ठभूमियाँ अलग अलग हैं, कोई अच्छे समाज से आ रहा है, कोई थोड़ा सा गंदे समाज से आ रहा है, किसी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, किसी की बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो इसमें क्या करना चाहिए, शिक्षार्थी को या फिर शिक्षक को या फिर अध्यापक को परीक्षा में उनके निष्पादन के आधार पर विद्यार्थियों के समूह कैटेगराइज हमें कभी नहीं करना, बच्चों को अलगाववादी बच्चों को कभी नहीं बनाना है, ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, सभी से सफलता की अपेक्षाएं करनी एवं बनाए रखनी चाहिए।
ऑप्शन सी है विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक प्रसंग के आधार पर उनका वर्गीकरण फिर से बात आ गई, ये भी नहीं है, सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है कि मानकीकृत पाठचर्या और आकलन की विधियों का अपनाना चाहिए। बताइए स्टैंडर्ड जब आप अपनाएंगे, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि एक फिक्स हो जाता है। स्टैंडर्ड जो करिकुलम होता है उसे हमें कभी नहीं अपनाना है, ये गलत है। हमें लचीलापन करिकुलम अपनाना है। कैसा पाठचर्या? लचीलेपन में होना, पाठचर्या में लचीलापन होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन से सही हो जाएंगे कि सभी की सफलताएं की अपेक्षा करिए। सभी बच्चे आपके लिए समान हैं। अगर आप शिक्षक हैं तो किसी भी पृष्ठभूमि से आ रहा है, वह पढ़ने आ रहा है तो आप शिक्षक हैं, तो सभी बच्चे आपके लिए समान हैं और सभी से सफलताएं की अपेक्षाएं करनी और बनाए रखनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है। ऐसा करके वह क्या कर रहा है? बताइए। रूढ़िबद्ध चुनौतियों को कम कर रहा है, जेंडर पूर्वाग्रह का पालन कर रहा है, या फिर जेंडर समानता का अनुसरण कर रहा है, या फिर जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ रहा है। बताइए। रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ रहा है? नहीं, रूढ़िबद्ध धारणाएं और बढ़ा रहा है। समानता की बात नहीं कर रहा है, चुनौतियों को कम नहीं कर रहा है और बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है? जब किसी एक विशेष जेंडर के प्रति पक्षपात किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? बायसनेस या फिर पूर्वाग्रह कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूर्वाग्रह को बढ़ा रहा है, उसका पालन कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए? बताइए। एक समान योग्यता आधारित समूह का निर्माण, फिर से कैटेगराइज कर रहे हैं, एक समान वाले को अलग कर दीजिए, कम अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को और अलग करेंगे, ये क्या है? हमें कैटेगराइज कभी नहीं करना है। विद्यार्थियों को केवल निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने का निर्देश, ये भी गलत है। एक इसमें क्या हो जाएगा? वही कार्यात्मक स्थिरता आ जाएगी ना, निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण हमेशा करें, ये तो गलत हो जाएगा। चर्चाओं और वाद विवाद के प्रयोग को प्रतिबंधित करना, हमें प्रतिबंधित नहीं करना, चर्चा और वाद विवाद करवाते रहना है कक्षा में, तो ये गलत हो जाएगा। विविध शिक्षार्थियों का समूह बनाना, बिल्कुल विविध शिक्षार्थियों का समूह बनाना मतलब कोई लेबल देख के शिक्षार्थियों का समूह नहीं बनाइए। समय किसी भी बच्चे को चुन लीजिए, समूह बनाइए, वह अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को किस प्रकार की गतिविधियों का संचालन करना चाहिए? बताइए। अधिगम को सहज सुगम बनाना है जो उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हो, जो यांत्रिक हो, जिसमें निष्क्रिय श्रवण शामिल हो, ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है? जो संदर्भ से हटकर हो, ये भी गलत हो जाएगा। संदर्भ से हटकर पढ़ाएंगे तो क्या मतलब है? जो जटिल से सरल की ओर आगे बढ़ते हो, ये भी गलत हो। जटिल से सरल नहीं, सरल से जटिल हो। जो इसमें क्या हो जाएगा? जो उनके प्रतिदिन जीवन से, जो दैनिक जीवन से संबंधित हो, अगर उन्हें पढ़ाएंगे तो ये ज़्यादा सुगम और सहज बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थी कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय और सहभागी बना महसूस करते हैं। विद्यार्थी कब महसूस करते हैं? यदि कक्षा का परिवेश समुन्नत करता है, अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा, अपने विचार पर विमर्श चिंतन, अध्यापक का निष्क्रिय अनुकरण, या फिर ज्ञान का मात्र पुनरुत्पादन। बताइए। अध्यापक का निष्क्रिय अनुकरण क्या होगा? बच्चे अच्छा महसूस करेंगे? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। सिर्फ आप सुनते रहिए अध्यापक की, ये तो गलत चीज़ है। इसमें क्या है? ये शिक्षक केंद्रित शिक्षा की उदाहरण है। ज्ञान का सिर्फ पुनरुत्पादन करना भी मात्र, तो वैसे भी निगेटिव वर्ड है, तो थर्ड और फोर्थ गलत हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट और सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रचनावादी कक्षा की विशेषता होती है? बताइए। सामाजिक रचनावादी कक्षा की विशेषता, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों में प्रतियोगिता उन्मुखी दृष्टिकोण का विकास करना। बताइए। हमेशा कंपटीशन करवाना है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। कंपटीशन थोड़ी ना करवाना है, सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण दिखाना है हमें, तो प्रतियोगिता नहीं करवाना है। अन्वेषण संबंधी अधिगम के लिए अनुकूलित परिवेश, कंठस्थीकरण, सी गलत हो जाएगा। कंठस्थीकरण कभी नहीं कराना है। मानकीकृत पाठचर्या जो सांस्कृतिक विभिन्नताओं का ध्यान न रखती हो, ये भी गलत हो जाएगा। मानकीकृत पाठचर्या मैंने बताया ना, स्टैंडर्ड जो करिकुलम होता है उसे हमें छोड़ना है, तो इसको ध्यान नहीं रखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि खोजी संबंधी जो अधिगम होता है उसके लिए अनुकूलित परिवेश अगर हम बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? सामाजिक और रचनावादी कक्षा की विशेषता हो जाएगी, क्योंकि जब हम आप अन्वेषण करेंगे तभी तो रचनावादी बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्कूल अध्यापिका ऋचा अपने विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ को समुन्नत करना चाहती है। इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? बताइए। अवधारणात्मक समझ को बढ़ाना है तो उसे क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को प्रश्नों का समाधान निर्धारित रूप से करने के लिए कहना? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें भी वही बात आ जाएगी कि एक तरीके का आपको पता है, आप उसी तरीके से हमेशा हल करने का प्रयास करेंगे। प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक कौशल का ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल यही सही हो जाएगा कि प्रक्रियात्मक ज्ञान जो
क्या होता है, मतलब प्रक्रिया पे ज़्यादा जोर देता है उस प्रकार के ज्ञान, और अधिसंज्ञान जो मेटा कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो अवधारणात्मक समझ अच्छे से विकसित होगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है कि यदि गतिविधि को महत्व नहीं दिया जाएगा तो विद्यार्थी द्वारा किसका अनुभव करने की संभावना होगी। बताइए, गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा है तो उसे जिज्ञासा होगी, उत्साह होगी, ये तो नहीं हो जाएगी, ये पॉजिटिव है। और गतिविधि का नहीं महत्व देना का मतलब क्या हो जाएगा, निगेटिव वर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं, आनंद भी पॉजिटिव है तो ये तीनों कट जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, बोरियत होगी। कि गतिविधि पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो बच्चे में क्या होगी, बोरियत आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न है, एक अध्यापक को विद्यार्थियों को योग्यता के लिए डैश परिप्रेक्ष्य और अधिगम को डैश प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब अधिगम को डैश प्रक्रिया में देखते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें दिखाता हूँ आपको एलिमिनेट कैसे करना है। अधिगम को निष्क्रिय प्रक्रिया आपको मानना है, उसको मानने के लिए प्रोत्साहित करना है नहीं, तो निष्क्रिय वाले काट दीजिए। तो निष्क्रिय वाले कौन से कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे। उसके बाद आपको वृद्धि बोधक बनाना है कि अस्तित्व बोधक, आपको बताइए। पहला क्या डैश था, विद्यार्थियों की योग्यता को हमें क्या बढ़ाना चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा, वृद्धि बोधक हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। तो इसको कैसे एलिमिनेट किए, निष्क्रिय वाले हटा दीजिए पहले, क्योंकि हमें कैसे अधिगम प्रक्रिया चाहिए, सक्रिय। उसके बाद विद्यार्थियों की योग्यता के लिए योग्यता को क्या करना है, हमें वृद्धि करना है, तो वृद्धि बोधक परिप्रेक्ष्य और अधिगम को एक सक्रिय प्रक्रिया मानना है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चे की नहीं है। औसत से अधिक बुद्धि स्तर ये तो है, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल ये भी है, कौशलों पर निपुणता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय प्रेरणा ये भी है। डी क्या है, जानकारी को ग्रहण करने में धीमेपन, नहीं, ये गलत है। तो कौन सी नहीं है, यही नहीं पूछा था तो यही हो जाएगा, क्योंकि वह जानकारी को और अधिक तेज़ी से ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि समावेशन की अवधारणा हेतु किसकी आवश्यकता होती है। बताइए, समावेशन की अवधारणा हेतु किसकी आवश्यकता होती है। विविधता और वैयक्तिक भिन्नताओं के लिए सम्मान, आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण, ये तो गलत हो जाएगा, मैंने फिर से बता दिया कि स्टैंडर्डाइज परीक्षण कभी नहीं करना है। अध्यापक केंद्रित शिक्षण पद्धति गलत है। विद्यार्थियों को लेबलिंग भी नहीं करना, नामीकरण कभी नहीं करना कि वो 25 नंबर वाला बच्चा है, वो टॉप करने वाला बच्चा है, ऐसा नहीं करना है। हमें विविधता को भी सम्मान देना है और जो वैयक्तिक भिन्नता है उसे भी सम्मान देना है। तो समावेशन के लिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी पीडीएफ वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।